हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप जिन लोगों ने भी यूपीपीएससी के प्रीलिम का एग्जाम दिया था जो कि 12 जून को हुआ था, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट सफल हुए हैं। सफल स्टूडेंट अब मुख्य परीक्षा को लिखेंगे, मुख्य परीक्षा में अपना हिस्सा लेंगे। ऐसी स्थिति में अब यह समझना जरूरी है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, मुख्य परीक्षा में क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं, किन चीजों से हमें बचना है, किन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट पे हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, आंसर राइटिंग हमारी किस दिशा में होना चाहिए, वर्तमान में आपकी स्थिति क्या है और अगले 1 से 1.5 महीने में आपकी स्थिति में क्या बदलाव हो सकता है, इस पे आपको विचार करना होगा। क्योंकि ये एग्जाम अब बहुत ही टफ होता चला जा रहा है। जैसे जैसे आप दिन बढ़ते जा रहे हैं, सालें निकलती जा रही हैं। एक समय था कि यूपीपीएससी के एग्जाम का प्रीलिम भी बहुत सिंपल हुआ करता था और साथ में ही मेंस की परीक्षा में एक कहावत होती थी कि यदि आप कॉपी भर के आ जाते हैं तो मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब स्थिति में बदलाव हुआ है, पेपर का लेवल अच्छा होने लगा है, पेपर का जो स्तर है वो अब यूपीएससी के स्तर को कहीं ना कहीं टच कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी जो रणनीति होना चाहिए इस एग्जाम को लेकर के वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सटीक होना चाहिए। एग्जाम की रणनीति कैसी होगी यह डिसाइड करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। यदि आपकी तैयारी आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रीलिम की तैयारी करते रहते हैं, बहुत सालों से उनका प्रीलिम नहीं निकल रहा होता है, इसके चलते वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम में ही लगे रहते हैं और मुख्य परीक्षा में वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं या फिर मुख्य परीक्षा के लिए वो तैयार ही नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे छात्रों को क्या करना चाहिए? या फिर ऐसे स्टूडेंट भी होंगे कई सारे जो कि कई बार प्रीलिम दिया होगा, कई बार मेंस भी दिया होगा, कई बार इंटरव्यू भी दिया होगा, लेकिन आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा के मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इस एग्जाम के सिलेक्शन में, क्योंकि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स ही फाइनल लिस्ट बनाते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य परीक्षा का अच्छा होना, मुख्य परीक्षा में आपके अच्छे अंक होना, यह बहुत ही जरूरी है। ऐसी स्थिति में मैं आपको कुछ गाइड करना चाह रहा हूं, कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि इस एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। यदि मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम है KR सुमन और मैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूं। यूपीपीसीएस की यदि मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की तो मैंने 2 जो है इंटरव्यू दिए हैं और 3 मेंस दिए हैं। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों के लिए ये बताने के लिए बिल्कुल भी काबिल हूं कि कैसे कैसे इस एग्जाम की तैयारी करना है। विगत 7 सालों से मैं इस फील्ड में हूं। इस अलग अलग जो स्टेट पीसीएस हैं, यूपीपीसीएस है और यूपीएससी है, इन सब छात्रों को गाइड कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट अभी हमारे जॉब कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो 1.5 से 2 महीना है ये इसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए। कैसे मैनेज करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं और साथ में ही आप इस एग्जाम के लिए किन चीजों का ध्यान रखेंगे इनको भी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। फिलहाल में हम बात करते हैं, यदि आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो एग्जाम दृष्टि का ऐप डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं निर्वाण बैच में, क्योंकि इस बैच में हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले हैं। 45 डे का ये पूरा प्लान होने वाला है। इस 45 डे में हम आपको एक क्रैश कोर्स के माध्यम से कंप्लीट जो जीएस का सेक्शन है वो हम आपको यहां पे कराएंगे। साथ साथ में जो ऐसे राइटिंग है उसमें भी क्या कुछ किया जा सकता है वो भी हम आपको यहां पे बताएंगे। यानी ये 45 डे का कार्यक्रम है, इसमें हम आपको विस्तार से इतना विस्तार से कि आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है उतना विस्तार से, बहुत ज्यादा विस्तार से संभव नहीं है क्योंकि 45 डेज ही है। ऐसी स्थिति में 45 डेज में हम आपको वो सारे टॉपिक्स जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वो सारी गलतियां जो एग्जाम में हमारी बार बार रिपीट होती हैं, वो सारी चीजें जिससे हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उन सब चीजों को हम इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे। इस कोर्स के माध्यम से आप लोगों तक जो है पहुंचने की कोशिश करेंगे और इस बात का हमारा दावा है कि यदि आप ये क्रैश कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे का डेली समय देना है हमारे लिए। बाकी जो आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, बस 2 से 3 घंटे का समय हमें दीजिए। आपका ओरिएंटेशन बदल जाएगा, आंसर राइटिंग की स्किल बदल जाएगी, आंसर राइटिंग का तरीका बदल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी किस बात से ले रहा हूं? क्योंकि ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको इस बात के लिए इतना फोर्स करके बोल पा रहा हूं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है सवाल लिखने से पहले
सवाल लिखने से पहले वो सवाल को पढ़ते हैं, पढ़ते ही है, लेकिन वो उसको उसको उसके डायमेंशंस को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और जो उनको याद आ गया वो लिखना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ यही है कि यदि उनको उस प्रश्न का कोई एक कीवर्ड समझ में आ गया तो उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। अच्छे मार्क्स क्यों नहीं मिलने वाले हैं? कारण क्या है उसका? कारण यह है क्योंकि जब तक आप यूपीपीएससी में जो मेंस में प्रश्न पूछे गए और जो प्रश्न है उसके सारे डायमेंशंस को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक एक अच्छे प्रश्न नहीं, आप अच्छी तरीके से प्रश्न को हल नहीं कर रहे हैं, यानी अच्छा उत्तर नहीं लिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका उत्तर जो है अधूरा है, और उत्तर यदि अधूरा होगा तो आपको नंबर भी अधूरे मिलेंगे, मार्क्स भी अधूरे मिलेंगे। ऐसी स्थिति में हमें किसी भी प्रश्न के हर एक डायमेंशंस को समझने की जरूरत है। कोई भी एक प्रश्न उठा के देख लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, तो सवाल हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम चलेंगे और फिर उसके आगे बात करेंगे। जैसे मैं बात बोलूं कि भारत, एक सेकेंड, यदि मैं आपसे एक बात बोलूं, है ना, एक सवाल के तौर पे एक शुरुआत करें कि सर आप बताओ कि भारत में यदि एक सीधा सा एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखेंगे? भारत में पंथ निरपेक्षता, भारत में पंथ निरपेक्षता, पश्चिमी पंथ निरपेक्षता से अलग है ना? पंथ निरपेक्षता से अलग है। अब ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अलग है। आप यहां पे एक सीधा शब्द उसने जोड़ दिया, मूल्यांकन कीजिए, है ना? क्या लिख दिया उसने? मूल्यांकन कीजिए। यदि उसने इतना लिख दिया तो अब इसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं, किन किन चीजों के बारे में लिखना है? बहुत छोटा सा प्रश्न आपके सामने लिखा, इंग्लिश में हम लिखेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, एवेल्युएट। इस तरीके से अंग्रेजी में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब सवाल आता है कि हम इस प्रश्न को कैसे एड्रेस करें, इसमें कितने अंग हैं, इस प्रश्न में हम कितने डायमेंशंस लिख सकते हैं, इस प्रश्न को हम कितनी हेडिंग में बांटें, इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से हम लिख सकते हैं, यह बात आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको कई सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि सीधा सीधा पंथ निरपेक्षता से लिखना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग जो है प्रियम्बल से शुरुआत कर देंगे, कुछ लोग जो है दोनों के अंतर को बताना शुरू कर देंगे, कुछ लोग जो है दोनों को बहुत विस्तार से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग आपके तरीके हो सकते हैं उत्तर लिखने के। लेकिन अब बात होगी कि एक सही तरीका क्या हो सकता है, सही तरीका उत्तर लिखने का क्या हो सकता है इस संदर्भ में। अब देखो सवाल हम देखते हैं, पहली बात क्या पूछा जा रहा है कि सर भारत में जो पंथ निरपेक्षता है वो पश्चिमी पंथ निरपेक्षता से अलग है ना, से अलग है। ये अलग है की बात कर रहा है कि भारत की जो पंथ निरपेक्षता है वो अलग है पश्चिमी पंथ निरपेक्षता से। ऐसी स्थिति में अब हमें देखना होगा कि भारत की पंथ निरपेक्षता की स्थिति क्या है। क्या भारत आज ही पंथ निरपेक्ष है, आज से ही पंथ निरपेक्ष हुआ है या पहले से? तो यदि हम थोड़े से इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की भूमिका बना दें कि भारत देश आज से पंथ निरपेक्ष नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति हमेशा से ही पंथ निरपेक्ष रही है। आप पुराने कुछ एग्जाम्पल्स भी उठा सकते हैं, चाहे अशोका के समय का एग्जाम्पल उठा लें, चाहे आप अकबर के समय का एग्जाम्पल उठा लें, या कुछ पुराने समय का एग्जाम्पल उठा लें, तो भी आप वहां से कोट कर सकते हैं। यानी आपने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से इसको कनेक्ट कर दिया कि आपने 2 से 3 लाइन में इतना लिख दिया कि हमारा देश आज ही जो है पंथ निरपेक्ष नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पे कंपैरिजन वाली बात हो रही पश्चिमी पंथ निरपेक्षता से और भारत की पंथ निरपेक्षता से। हमें इस बात में थोड़ी एज लेनी पड़ेगी कि भारत का जो पंथ निरपेक्षता है वो बहुत पुराना है, वो आज का नहीं है। उसके बाद हम वर्तमान की स्थिति लिखेंगे और जो हम बात करेंगे कि यूरोप की पंथ निरपेक्षता और भारत की पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है। क्योंकि भारत बहु धार्मिक देश है, बहु सांस्कृतिक देश है, यहाँ पे हर एक लोगों के अलग अलग जो विचार हैं, हर एक जो है धर्म के लोगों के विचार अलग हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग यहाँ पंथ हैं। अब देखो यहाँ पे शब्द पंथ आया और संप्रदाय आया, है ना। हमारे यहाँ पे अलग अलग पंथ हैं और अलग अलग संप्रदाय हैं। तो हम इतनी बात का भी ध्यान रखते हैं कि हमारे देश में कोई भी यदि छोटे से छोटा पंथ भी है तो उसके विचारों को हम स्वतंत्रता देते हैं। इस तरीके का पंथ निरपेक्षता है हमारे यहाँ पे। यानी दूसरी बात यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भारत की पंथ निरपेक्षता और
भारत की पंथ निरपेक्षता और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में एक मूल अंतर क्या है, यदि देखो अब यहाँ पे आपको ना बहुत ज्यादा थ्योरी भी नहीं लिखनी है, आप सिंपल सी लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि भारतीय पंथ निरपेक्षता, देखो बहुत इसमें डायग्राम भी बन जाएगा आपका भारतीय पंथ निरपेक्षता, ठीक है, भारतीय पंथ निरपेक्षता। और उसके बाद यहां पे लिखेंगे कि यहां पे पश्चिमी पंथ निरपेक्षता, पश्चिमी पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। सो अब यहां पे आप देखो क्या क्या लिख सकते हैं, यानी इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म दोनों बातें करेंगे। अब भारतीय सॉरी सो भारतीय पंथ निरपेक्षता की बात करेंगे तो आपको पता है कि भारत में जो पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, सकारात्मक अवधारणा है। क्या है, सकारात्मक, सकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा है। और वहीं पे मैं बात करूं पश्चिम में, तो ये यहां पे इसकी नकारात्मक अवधारणा है। देखो आपको ना शब्दों को कम लिखकर आपको इफेक्टिव बातें लिखनी है, तभी आप उत्तर लिख सकते हो, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। तो नकारात्मक अवधारणा ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और यहां पे ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। भारत की बात करें तो आपको पता है कि भारत में जो राज्य है, भारत में जो राज्य है, भारत में जो राज्य है, राज्य और धर्म का, राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव नहीं है, है ना। बल्कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, देखो आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है इस तरीके से कि आप पूरे सेक्युलरिज्म को पूरा परिभाषित करने लगे, कुछ इतना भी जरूरी नहीं है। सो राज्य और धर्म में पूर्णता लिखेंगे, पूर्ण अलगाव नहीं है, पूर्ण अलगाव नहीं है, अलगाव नहीं है। और यहीं पे आप लिखेंगे यहां पे क्या है, पूर्ण अलगाव है। इस समय क्या है, पूर्ण अलगाव है, पूर्ण अलगाव है। अब देखो इसको, इसी चीज को ना आपने एक याद रखना, हमेशा हम लोगों का दिमाग ना पिक्चर्स में काम करता है। आप छोटा सा एक डायग्राम बना देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। भारत का पंथ निरपेक्षता, भारत का पंथ निरपेक्षता और इसका पंथ निरपेक्षता, है ना। सो भारत के पंथ निरपेक्षता में आप लिखेंगे यहां पे धर्म और यहां पे लिखेंगे राज्य। तो राज्य और धर्म आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से अलग नहीं हो रहा है। यहां पे कुछ कुछ मामलों में जो राज्य है वो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करेगा, और इसकी बात हम आपको अभी एग्जाम्पल में कोट करेंगे कि जैसे कि किन किन मामलों में राज्य जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। बल्कि यहां पे जो चित्र बनाएंगे वो किस तरीके से बताएंगे कि सर ये पूर्ण अलगाव है, यहां पे धर्म है और यहां पे राज्य है, यहां पे धर्म है और यहां पे राज्य है। यानी आप देख पाएंगे कि यहां पे पूरा क्लियर डिवीजन है स्टेट का और जो है रिलीजन का। सो इस तरीके से आपको एक डायग्राम बनाना है, और उसके बाद आप यहाँ पे जिस तरीके से आपने ये डायग्राम बनाया इसी के नीचे लिख दो कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे आप जानते हो कि नैतिकता के मामले में, नैतिकता है ना, या फिर यहाँ पे नैतिकता लिखो, यहाँ पे लिखो। उसके बाद जो है मोरालिटी के बाद आप लिखोगे लोक व्यवस्था, यानी लोक व्यवस्था में, लोक व्यवस्था के माध्यम से लोक व्यवस्था आपको अपने देश में स्थापित करना है। धर्म के नाम पे यदि लोक व्यवस्था कोई गड़बड़ कर रहा है तो हम धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यहां पे लिखेंगे हेल्थ, यानी कि हेल्थ बोले तो स्वास्थ्य लिखेंगे, है ना। तो यहां पे आप देख रहे हो कि कितना बढ़िया सा एक डायग्राम बनता जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे अदर्स, तो इस तरीके से आपने अन्य लिख देंगे इसको। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल अलग जो है एक डायग्राम भी बन गया, एक टेबल भी बन गई। उसके बाद यहां पे पूछा गया कि किस तरीके से अलग है, तो आपने बता दिया किस तरीके से ये अलग है, किस तरीके से अलग है। उसके बाद आप संक्षिप्त में लिख सकते हैं कि भारत की मूल भावना में, भारत के संविधान की मूल भावना में सेक्युलरिज्म है, यानी जो है पंथ निरपेक्षता है। इसीलिए हमने संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा, निष्कर्ष लिखोगे आप इस तरीके से, है ना, कि संविधान की प्रस्तावना में भी हमने इसके बारे में बात की, और साथ साथ में मौलिक अधिकारों के बारे में भी हमने बात की। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी में क्या बताना चाहता हूं, मोरल ऑफ द स्टोरी में क्या बताना चाह रहा हूं कि आप देखो डायग्राम भी बन गया, कम शब्द भी हो गए, ज्यादा शब्द नहीं, आप बहुत कहानियां लिखने लगते हैं। कुछ सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कॉपियां आती हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ा कहानियां लिख देते हैं। वो कहानियां जरूरी नहीं है, आपको क्रिस्पी आंसर बताना है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे कि किस तरीके से हम आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो ये निर्वाण बैच है हमारा, ये 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है ना। दिस बैच विल बी स्टार्ट फ्रॉम 3 अगस्त, है ना, 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है बैच। सो 3 अगस्त से यदि इस बैच में आपको एनरोल करना है, आप एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए एग्जाम दृष्टि की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है,
डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो हमारे ऐप की लिंक दी गई है, और इस मेंस की तैयारी हम लोग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। क्रैश कोर्स है ना, क्रैश कोर्स है, 45 डेज का क्रैश कोर्स है। मुख्य परीक्षा यानी जीएस के सभी विषयों पर विशेष कक्षाएं यहाँ पे होने वाली हैं, और हिंदी और निबंध पर भी विशेष कक्षाएं हम देंगे आपको। बैच का माध्यम याद रखेंगे हिंदी और एवं इंग्लिश, यानी बाइलिंगुअल हम आपको चीजें कराने वाले हैं, है ना। वी विल डिस्कस बाइलिंगुअली एवरीथिंग, सब कुछ चीजों को हम लोग बाइलिंगुअली डिस्कस करेंगे। उसके बाद यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखो फीस अभी इतनी है, 3 तारीख के बाद ये फीस बढ़ जाएगी, 3 तारीख के बाद ये फीस बढ़ जाएगी, याद रखना। सो 3 अगस्त से पहले जो भी एडमिशन ले लेता है, अर्ली बर्ड ऑफर है, अर्ली बर्ड ऑफर है, तो जो भी एडमिशन ले लेता है उसके लिए फीस ये है, इसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। ये बात मैं आप लोगों के लिए ये सूचित करना चाह रहा हूं। दोस्तों जुड़िए, और मैं बता रहा हूं कि गारंटी से सिलेक्शन लीजिए। यदि आपने हमारे साथ 45 दिन का क्रैश कोर्स कर लिया, एक बात मान लीजिए कि यदि अभी आपके नंबर जीएस में मान लेते हैं कि 300 350 आ रहे थे, तो 450 400 तक आराम से पहुंच सकते हो। 400 450 550, मतलब 500 तो नहीं, 500 तो खैर ज्यादा ही हो जाता है, लेकिन 450 तक आराम से पहुंचा जा सकता है, 500 तक भी पहुंचा जा सकता है यदि आपने सही तरीके से रणनीति अपना ली। आइए जुड़िए हमसे, और कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर हमसे पूछिए। नए स्टूडेंट जो कि अभी बिल्कुल हाल में ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मिशन एसडीएम बैच चल रहा है, हमारा मिशन एसडीएम बैच चल रहा है। जो बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में ये बैच मिल जाएगा मिशन एसडीएम। उसकी फीस आपको वहां पे 49,999 दिखेगी, लेकिन आपको एक कोड लगाना है एसडीएम। जैसे ही आप कोड एसडीएम लगाओगे तो आपको इस पे 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको फीस पड़ेगी मात्र 15,000 रुपए। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमसे, कोई भी बात करनी है आप बात कर सकते हो, लेकिन एग्जाम की तैयारी अच्छी होना चाहिए, बस यही हमारा ध्येय है। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं जल्दी ही क्लासेस में, और जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए निर्वाण बैच को, जिससे कि आपकी तैयारी हो सके और अच्छी। थैंक यू एंड वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।